नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी साहित्य की इस आनंददायक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी की प्रसिद्ध पुस्तक भारत की खोज के अध्याय 7 को, और इस अध्याय 7 का शीर्षक है अंतिम दौर 2। इससे पहले हम अंतिम दौर 1 के अंतर्गत पढ़ चुके हैं गांधी जी ने किस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया, उसमें सहयोग किया। और आज के इस कालांश में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय, अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। तो सबसे पहले लेखक परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 1889 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक का रहा। आप सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में आपने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय सहयोग किया, भाग लिया। सन 1947 में जब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ तो उसके बाद आप इस देश के प्रधानमंत्री बने, प्रथम प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद 1964 तक अपनी मृत्यु तक आप इस पद पर रहे। इस पद पर रहते हुए आपने एक बहुत सक्षम राष्ट्र के स्वप्न को देखा। आपने दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी राजनीतिज्ञ के रूप में, नेता के रूप में, विश्व शांति और समाजवादी सिद्धांतों के पालन करने वाले व्यक्तित्व के रूप में अपनी आवाज को बुलंद किया। एक महान राजनेता के साथ साथ आपकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी रही है। आपने विश्व साहित्य को श्रेष्ठतम कृतियां प्रदान की हैं, जिनमें है विश्व इतिहास की झलकियां, आत्मकथा और भारत की खोज। इन पुस्तकों को क्लासिक दर्जा हासिल है। और भारत की खोज, दरअसल उन्होंने अंग्रेजी में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, जिसका हिंदी रूपांतरण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और बाल मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों के स्तर के अनुरूप उसे प्रस्तुत किया गया है। भारत की खोज मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई और उसका हिंदी अनुवाद आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया गया है। वास्तविक रूप में इस पुस्तक को नेहरू जी ने 1944 में अहमदनगर के किले में रहते हुए अपने 5 महीने के कारावास के दौरान लिखा। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में, इस पुस्तक में से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद आज भी यह पुस्तक हम सब के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक है। तो आइए इस पुस्तक के अध्याय 7 का आज हम अध्ययन करते हैं, जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 2। पाठ के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत जो लेखन किया गया है उसका अध्ययन विश्लेषण करें। सबसे पहला शीर्षक जो इसमें दिया गया है वह है राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, कि किस प्रकार से अंग्रेज, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था, और कहते हैं कि अंग्रेजों के राज में कभी सूरज नहीं डूबता था। उसका कारण यह था कि इस दुनिया के एक बड़े हिस्से पर वे काबिज थे, और जब एक तरफ सूर्य डूबता था तो दूसरी तरफ जहां सूर्य उदय होता था वह भी अंग्रेजी साम्राज्य होता था। ऐसे साम्राज्य के विरुद्ध भारत के राष्ट्रवादियों ने अलख जगाई, और इस समय में जो सबसे बड़ी चीज़ दिखाई देती है वह है मध्यम वर्ग की बेबसी। लेखक विश्लेषण करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध
के समय भारत की स्थितियां कैसी थी। राजनीतिक रूप से हम लोग कहीं न कहीं बहुत नीचे की तरफ जा रहे थे। जिन नेताओं को यह विश्वास था कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हम लोगों को आज़ादी मिल पाएगी, कहीं न कहीं वह स्वप्न धूमिल होता जा रहा था। किसान, व्यापारी, मध्यम वर्गीय लोग, अंतिम पायदान पर खड़े लोग, चारों तरफ निराशा थी, हताशा थी और गहरा अंधकार था। अंग्रेज सरकार का केवल एक नियम था, शोषण, शोषण, शोषण। और शोषण की इस क्रूर व्यवस्था ने भारतीयों के हृदय में एक गहरा अवसाद पैदा कर दिया था। राजनीतिक अपने पूरे उतार पर थी। कांग्रेस दो दलों में बंट गई थी। एक तरफ गरम दल था और दूसरी तरफ नरम दल था। गरम दल और नरम दल के इस विभाजन ने जहां कांग्रेस को कमजोर किया, वहीं इस देश के राष्ट्रवाद के स्वप्न को, स्वतंत्रता के स्वप्न को भी कमजोर किया। अंग्रेज लगातार एक दूसरे का सहयोग कर चाहते थे कि लोगों के बीच में यह खाई बढ़ती रहे। हिंदू मुस्लिमों के बीच में, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में, राजनेताओं और जनता के बीच में लगातार दूरी आती रहे, ताकि वे अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखें। युद्धकाल में अनेक नियम और प्रतिबंध लगा दिए गए और युद्धकाल के बाद जहां जनता को यह लग रहा था कि हमें कुछ सुकून मिलेगा, कुछ आराम मिलेगा, अंग्रेज सरकार कुछ हमारे हितों के बारे में सोचेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंग्रेज लगातार इस काम में लगे हुए थे कि किस प्रकार से वे अपने शासन को स्थायी कर सकें। इसके लिए उन्होंने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार के दमनकारी कानून लागू किए। वे लगातार इस सोच में थे कि किस तरह से भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए वे अपने साम्राज्य को विस्तार देते रहें और लगातार उनका इस देश पर कब्जा बना रहे। ऐसे समय में, ऐसी विकट परिस्थितियों में एक ऐसे दिव्य पुरुष का आगमन होता है जो भारतीयों में एक नई प्रकार के उत्साह का संचार करता है, जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावनाओं को जागृत करता है, जो उनके हृदय से भय को समाप्त करता है और सक्षमता के साथ उन साम्राज्यवादी ताकतों के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़े होने का सामर्थ्य पैदा करता है। वे हैं महात्मा गांधी। लेखक महात्मा गांधी के संदर्भ में लिखते हैं, और तब गांधी का आगमन हुआ। वे ताजा हवा के ऐसे झोंके की तरह आए जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, वे भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकल कर आए थे। वे उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगातार उनकी शोचनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि इन मजदूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ। तुम सब जो उनके शोषण के सहारे जिंदा हो, उस व्यवस्था को समाप्त कर दो जो इस गरीबी और दुर्गति की जड़ है। उन्होंने जो कुछ कहा, हमने उनमें से ज्यादातर बातों को आंशिक रूप से माना और कभी कभी बिल्कुल नहीं माना, लेकिन यह एक गौण बात थी। उनकी शिक्षा का सार था निर्भयता और सत्य और इनसे जुड़ा हुआ कर्म। वे हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर नजर रखते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय, व्यापक, दमनकारी, दमघोटू भय। सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले हुए खुफिया विभाग का भय, अफसरों व जमींदारों के कारिंदों का भय, साहूकारों का भय, बेकारी और भुखमरी का भय जो हमेशा करीब खड़ा रहता था। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ ही गांधी की शांत किंतु दृढ़ आवाज उठी,
डरो मत, डरो मत। और भीतर से मजबूत होकर ही इस प्रकार के डर का सामना किया जा सकता है। तो लेखक बड़ी सूक्ष्मता के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थितियों का आंकलन और मूल्यांकन करते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार शोषण की एक पूरी व्यवस्था जो ब्रिटिश शासन ने भारतीयों पर लाद दी थी, उसकी परिणति यह हुई कि एक बड़ी संख्या में इस देश के नागरिक भयभीत होने लगे, भयभीत रहने लगे। वे मानसिक रूप से गुलाम बन गए और इस स्थिति में भी नहीं रहे कि वे अंग्रेज सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। खुद अंग्रेजों के साथ बड़ी संख्या में भारतीय थे जो अपने ही भाई बंधुओं के अधिकारों का हनन करने के लिए उत्सुक और तत्पर थे। ऐसी स्थिति में गांधी जी नई किस्म के अस्त्र लेकर के आए। अहिंसा, असहयोग, इस तरह के शब्द और इस तरह की व्यवस्था थी जिसके बारे में इससे पूर्व इस प्रकार चिंतन नहीं हुआ। इस नई चिंतनशीलता का परिणाम यह हुआ कि लोग धीरे धीरे भीतर से मजबूत होने लगे। गांधी जी ने किसानों की दशा की परवाह की। वे कांग्रेस के नेताओं को ग्रामीणों तक लेके गए, गांव-गांव में लेके गए। उन्होंने मजदूरों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया और इस प्रकार से कांग्रेस में एक स्वतः स्फूर्त ऊर्जा का आगमन हुआ। कांग्रेस में लोकतंत्र की प्रक्रिया का आगमन हुआ। लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने अंतिम स्तर पर बैठे हुए, अंतिम स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। इस संगठन को उन्होंने लोक संगठन बनाया, शहरी मानसिकता से मुक्त किया, आभिजात्य मानसिकता से मुक्त किया। आज से पहले जो दिखावे की संस्कृति थी, जो जमींदारी की संस्कृति थी, जो धन धान्य और संपदा की संस्कृति थी, राजनीति थी, उस पर गांधी जी ने अंकुश लगाया। उन्होंने सौंदर्य के मानदंड बदले। उन्होंने राजनीति में, कांग्रेस पार्टी में किसानों का प्रवेश करवाया, उन्हें उनके महत्व से परिचित करवाया और इसका लाभ यह हुआ कि संगठन की सक्रियता बहुत अधिक बढ़ गई। सबसे बड़ी बात थी कि यह सारा काम उन्होंने शांतिपूर्वक किया। उनकी सक्रियता भी दोहरी थी। एक तरफ वे विदेशी शासन के खिलाफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय समाज में जो बुराइयां थी, चाहे वह छुआछूत की बुराई थी, चाहे अशिक्षा की बुराई थी या भाषा संबंधित समस्याएं थी, उन सब के खिलाफ वे लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो अनेक मोर्चों पर एक साथ युद्ध की जो रणनीति गांधी जी ने तैयार की, उस रणनीति का बहुत अधिक प्रभाव इस देश पर पड़ा। देश के निम्न वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, किसान, ग्रामीण कांग्रेस के साथ जुड़े, उनमें सक्रियता आई। लेखक लिखते हैं, गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील ऊर्जा से भरे सक्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने न कभी भाग्य से हार मानी, न ऐसी बातों के सामने सिर झुकाया जिसे वे बुरा समझते थे। उनमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी, गर्चे वे ऐसा शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से करते थे। तो शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से वही व्यक्ति काम कर सकता है जिसके द्वार खुले हों, जिसके विचार खुले हों, जो जानता है कि उसे क्या करना है, जिसने अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया है। और लगातार यह गांधी जी की खूबी थी, वे प्रयोग करते थे। इन्हीं प्रयोगों के कारण उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जैसी पुस्तक लिखने में कामयाबी प्राप्त की, क्योंकि वे लगातार सत्य के साथ और समाज के साथ प्रयोग करते थे। वे
देश में फैली हुई अलग अलग प्रकार के समस्याओं से परिचय प्राप्त करते थे और उन्हें दूर करने के सक्रिय प्रयास करते थे। एक इसमें समस्या थी अल्पसंख्यकों की समस्याएं। अंग्रेज लगातार अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के खिलाफ भड़काते रहते थे। दूसरी बात यह भी थी कि विश्व के दूसरे देशों में जिस प्रकार के अल्पसंख्यक थे उस प्रकार के अल्पसंख्यक भारत में नहीं थे। यह देश हमेशा से विविधता में एकता वाला देश रहा है। गांधी जी लगातार प्रयास करते रहते थे कि निम्न वर्ग के लोगों में छुआछूत जैसे अभिशाप जो फैले हुए थे, समाज के एक तबके को काटने का काम जो किया गया था, उसे समाज के साथ जोड़ा जाए। उनके अधिकारों की चिंता वे लगातार करते थे और साथ ही साथ वे लगातार अभिजात्य वर्ग को चिंतन करने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने कहा, अंग्रेजों के द्वारा दिए गए खिताब छोड़ो। ये कोई मान सम्मान का विषय नहीं है, अपितु यह तो भारी गुलामी मानसिक रोग है। इससे हमें मुक्त होना चाहिए। यद्यपि उनके आह्वान पर उस समय कम लोगों ने किताब छोड़े, परंतु सबसे बड़ी जो बात हुई वह यह हुई कि इससे समाज में किताबों की, अंग्रेजों द्वारा दिए गए उस सम्मान की इज्जत समाप्त हो गई। अब यदि किसी व्यक्ति को उस प्रकार के खिताब मिलते थे तो यह माना जाता था कि वह राष्ट्र विरोधी है। उसकी मानसिकता समाज का सम्मान करना नहीं जानती, उसकी मानसिकता में राष्ट्रीयता का भाव नहीं है और इस प्रकार इस देश के लिए नए मानदंड और मूल्य स्थापित हुए। दिखावे की पद्धति जो इससे पहले राजा और राजकुमार और विभिन्न प्रकार के जमींदार करते थे, बड़े बड़े दरबार लगाते थे, बहुत महंगे वस्त्र पहनते थे, बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियां लेकर के चलते थे, उनमें महंगे महंगे घोड़े या इस तरह के लोग जोते जाते थे, जो तमाशा करते थे, उस सारे तमाशे की, दिखावे की पद्धति हास्यास्पद हो गई। अब धनी लोगों ने भी सादे ढंग से रहना सीख लिया। उन्होंने समझ लिया कि यदि इस राष्ट्र को मुक्त करवाना है, गुलामी की जंजीरों से, बेड़ियों से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो हमें समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना होगा। हम सबको समान रूप से संघर्ष करना होगा, तभी हम विदेशी दास्ता से मुक्त हो पाएंगे। लेखक लिखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानस मूलतः निवृत्ति मार्गी है, पर गांधी जी इस निवृत्ति मार्ग के एकदम विपरीत थे। भारतीय जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने और उसे बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। उन्होंने हमें गांवों की ओर भेजा और कर्म के इस नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई। किसानों को झकझोरा गया। हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंग का था। हमने पहली बार ग्रामीणों को उनकी कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा उसका पीछा करती थी, चिपटे देखा। हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना। जो भावनात्मक अनुभव हम पहले हो चुके थे, उन्हें बल मिला। तो इस प्रकार लगातार समाज का यह अभिजात्य तबका, यह विद्वान लोग जब गांधी जी के आह्वान पर न सिर्फ स्वयं सादगीपूर्ण जीवन जीने लगे, अपितु ग्रामीणों के बीच गए। ग्रामीणों की समस्याओं को उन्होंने महसूस किया, उनके दर्द को, दुख को, उनकी संवेदनाओं को, उनकी आर्थिक स्थिति को, उनकी मजबूरियों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को जो कभी पूरी नहीं होती थी, जाना तो उनका हृदय रो पड़ा कि हमने आज तक अपने भाइयों के साथ ये क्या किया है। गांधी जी के आर्थिक और सामाजिक जो विचार थे, वे अनेक ऐसी स्थितियों में दूसरे लोगों से अलग थे,
पर उन्होंने कभी भी अपने विचारों को दूसरों पर लादने का काम नहीं किया। शिक्षा के बारे में, विभिन्न आश्रमों की स्थापना के संदर्भ में अनेक बार इस प्रकार के विचार रहते थे जिनसे दूसरे लोगों के साथ उनका वैचारिक द्वंद्व सामने आता था। पर गांधी जी की एक बड़ी खूबी थी कि वे ऐसे विचारों को कभी भी दूसरों पर लादने का काम नहीं करते थे, यद्यपि स्वयं वे उन नियमों का पालन बहुत ही सख्ती के साथ करते थे। लेखक गांधी जी के व्यक्तित्व का एक बहुत ही गजब का खांचा खींचते हैं। वे इस शब्द चित्र के माध्यम से जीवंत रूप में गांधी जी को हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। वे कहते हैं, गांधी मूलतः धर्म प्राण व्यक्ति हैं। वे अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू हैं, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वास से है जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं। सत्य और अहिंसा, इन दो शब्दों को वे एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावनाओं को समझते हैं। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्श व्याख्या से मेल नहीं खाता था। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं, वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उसे समझा है। लेखक कहते हैं कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में उस समय जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन किया वह यह किया कि गांधी जी जिन सिद्धांतों को जनता के समक्ष रखते थे, व्यवहारिक रूप से न सिर्फ उन्हें प्रयोग करते थे अपितु अपने जीवन में भी लागू करते थे। वस्त्र छोड़ने की बात यदि उन्होंने कही तो सबसे पहले स्वयं विदेशी वस्त्रों को त्यागा, आश्रम की स्थापना की, और वह प्रसिद्ध घटना जिसमें वे गुड़ खाने की बात करते हैं कि एक माँ अपने बेटे को लेकर उनके पास आती है कि इनसे कहिए कि यह गुड़ न खाए, तो गांधी जी कहते हैं आप 5 दिन बाद आइए। जब 5 दिन बाद माँ अपने बेटे को लेकर आती हैं तो गांधी जी कहते हैं कि बेटा गुड़ मत खाना, और बेटा उनकी बात मान लेता है। तो माँ कहती हैं, गांधी जी, महात्मा जी, यह बात आप 5 दिन पहले कह देते। तो गांधी जी कहते हैं कि उस समय तक गुड़ मुझे भी बहुत प्रिय था और अब मैंने स्वयं उसे छोड़ दिया है, तब मैं इस बच्चे को समझाने का अधिकारी हूँ। राजनीति में इस प्रकार की शुचिता इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि गांधी जी की कथनी और करनी में हाथ तथा दस्ताने शामिल था। उनमें कोई फर्क नहीं था। जो वे कहते थे, जिन सिद्धांतों पर विश्वास करते थे, उन्हें न सिर्फ अपने जीवन में उतारते थे बल्कि आजीवन उन पर वे दृढ़ रहे। भारत के संदर्भ में, भारतीय जनमानस के संदर्भ में उनके विचार किस प्रकार के थे, यह इन शब्दों से समझा जा सकता है। मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज प्रभावी है। वह ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंच नीच वर्ग नहीं होंगे, ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे संभाव से रहेंगी। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के लिए, अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियां और पुरुषों के समान अधिकार होंगे। यही मेरे सपनों का भारत है। और 1920 से उन्होंने इसी नए सपनों के भारत के निर्माण का रास्ता अपनाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और इसके माध्यम से माँ भारती के इस सपूत ने लगातार उस ज्वाला को लोगों के हृदय में धधकाने का काम किया, जिसके माध्यम से हम अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्ति प्राप्त कर सकें। पर अंग्रेज जो लगातार इस देश को तोड़ने का काम कर रहे थे, उन्होंने अनेक स्थलों पर ऐसे काम किए जिससे भारतीय कभी एक न हो सकें।
और ऐसे समय में हमारे सामने आई अल्पसंख्यकों की समस्या। मुस्लिम लीग जो एक पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी थी, और जिसने पूरी तरह से धर्म के आधार पर नए राष्ट्र के सिद्धांत को इस देश में रखा, और उस पार्टी में थे मोहम्मद अली जिन्ना। अनेक प्रकार के गांधी जी के प्रयासों के बाद भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ लगातार जो तालमेल बैठाने के प्रयास थे वे सफल नहीं हो पा रहे थे। गांधी जी चाहते थे कि बहुसंख्यकों के संगठनों के खिलाफ अल्पसंख्यकों को पर्याप्त संरक्षण मिले। भारत में दरअसल बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों की समस्या कुछ दूसरे तरह की समस्या रही थी। भारत में राष्ट्रीय जातीय अल्पसंख्यक नहीं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, और इस प्रकार कांग्रेस चिंतित भी थी और इस समस्या का हल करने के लिए उत्सुक भी थी। वह चाहती थी कि इस समस्या को हल किया जा सके। हमेशा कांग्रेस दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अड़ी रही। उसमें एक था राष्ट्रीय एकता और दूसरी थी लोकतंत्र। वे हमेशा चाहते थे कि इस देश में रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर रहें, एक रहें, पर लगातार उनके प्रयासों के बाद भी यह कार्य अनेक प्रकार के अवरोधों का शिकार होता जा रहा था। अंग्रेज लगातार ऐसे समूहों को हवा देने का काम करते थे, सहयोग देने का काम करते थे, पैसा देने का काम करते थे, जो राष्ट्रीय एकता में बाधा बने। वे जानते थे कि यदि यह देश एक हो गया, यदि यहाँ रहने वाले नागरिक आपस में मिल गए, तो एक दिन भी अंग्रेज इस देश में नहीं टिक पाएंगे। उस समय की स्थिति के संदर्भ में नेहरू जी टिप्पणी करते हैं, दिनों में अंग्रेजों की नीति मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करके उन पर बल देने की और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की रही। मिस्टर जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था जिसकी उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। दो ही क्यों, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तब तो भारत में बहुत से राष्ट्र हैं। यहाँ तक कहा जा सकता है कि अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ और उसमें राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान का या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ, लेकिन उसमें दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि वह तो पूरे देश में थी। और इस प्रकार से कालांतर में आज हम जानते हैं कि वह चीज़ जो बीज रूप में पाकिस्तान के रूप में हमारे सामने आई, उसकी परिणति भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में हमें झेलनी पड़ी। तो आज आपने जो पाठ पढ़ा है उस पाठ को निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम एक बार दोहरा लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, लेखक के अनुसार गांधी जी मूलतः कैसे व्यक्ति रहे हैं? 1, धर्मप्राण, 2, धर्म विरुद्ध, 3, तटस्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा धर्मप्राण। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी के सपनों के भारत में स्त्री पुरुष की स्थिति कैसी मानी गई? 1, स्त्रियां पुरुषों से बेहतर मानी गई, पुरुष स्त्रियों से बेहतर माने गए, दोनों के समान अधिकार होंगे, दोनों महत्वहीन हैं। तो इसका उत्तर होगा दोनों के समान अधिकार होंगे। प्रश्न संख्या 3 है, कांग्रेस किन दो बुनियादी प्रश्नों पर अड़िग रही? राष्ट्रीय अखंडता और लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और अलोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। प्रश्न संख्या 4 है, किसके दो राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ?
मिस्टर जिन्ना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा मिस्टर जिन्ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। लेखक के अनुसार कांग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप से कौन शामिल थे? 1 हिंदू, 2 मुस्लिम, 3 सिख या 4 ईसाई? तो लेखक के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर संख्या 1 हिंदू। हमारे इस अध्याय के अंतर्गत आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद से और मोहम्मद अली जिन्ना तक जो मुस्लिम लीग के महत्वपूर्ण सदस्यों और राजनेताओं में से एक थे, इस देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियां रही, उसमें किसानों की क्या स्थिति रही और किस प्रकार से ऐसे समय में कांग्रेस लगातार इस देश में राष्ट्रीयता का संचार करने का प्रयास करती रही। तो निश्चित रूप से आज की यह कक्षा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रही होगी। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और साहित्य के पठन पाठन का आनंद लेते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।